रियल रोजगार जो है ना, वो स्वरोजगार ही है। एक काम है जो आप जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, जो लोग बिजनेसमैन है वो लोग कभी ऐसा ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ से उनको रिटर्न नहीं मिले। इसका वैल्यू हम नहीं समझ पाते। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल भरा। बिजनेसमैन होते हैं, उनका उतना बजट ही नहीं होता है कि वो ऐड कर सके। बड़ी कंपनी उसका फायदा उठाती है, इतना ऐड करती है कि छोटे बिजनेस दब जाते हैं। इन चीजों को हमें समझना होगा कि आखिर रियलिटी क्या है, किसी चीज का उचित दाम क्या है। जी। सोनपुर मेला का एग्जाम्पल दिया, आप दशहरा देख रहे हैं, भी स्वरोजगार का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हेलो नमस्कार, युवा हित के युवा संवाद में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जिनका एजेंडा है स्वरोजगार, फाउंडर है हाजिर है .com के, और जिनका नाम है प्रणव शरण जी। सर अभिनंदन है युवा हित के युवा संवाद में आपका। धन्यवाद। आज बात करेंगे जो इनका मुख्य एजेंडा है स्वरोजगार पर, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं इनसे और पहला सवाल रखता हूं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब कर रहे थे, काफी दिनों से आप बहुत अच्छा सैलरी पैकेज वहां से ले रहे थे, लेकिन पिछले 3 सालों से अगर देखा जाए तो आप भटक से रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या था जो आपने जॉब छोड़ा, और ये भटकाव क्या है? देखिए निशांत जी, जॉब जॉब होता है जी, और स्वरोजगार स्वरोजगार होता है। ऑब्वियसली आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें देखते होंगे कि एक लिट्टी वाला, एक चाय वाला, या भी जो भी एक छोटा स्वरोजगार में से जुड़ा हुआ है, उसकी भी जिंदगी चलती है, और एक कॉर्पोरेट में है उसकी भी जिंदगी चलती है। कॉर्पोरेट में बस यही रहता है कि आपको परेशानियां थोड़ी कम होती है और आपको 30 तारीख को सैलरी आ गई तो एक अच्छी लाइफ, क्लास की लाइफ, जो आप सोशल स्टेटस दिखा सकते हैं जी। लेकिन आप एक वर्ड जानते हैं ना, रियल एस्टेट। तो रियल रोजगार जो है ना, वो स्वरोजगार ही है। और जो रोजगार हम कर रहे थे पिछले 15 सालों से, जो जॉब कहते हैं सभी लोग, और हम भी उसको जॉब ही कहते हैं, वो एक काम है जो आप जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिंपली आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आपको फिर अपने बच्चों को पढ़ाना है, फिर उनको भी जॉब भी कराना होता है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें, चाहे छोटा ही मिठाई दुकान आपके मेरे गांव सबके यहाँ देखिए, तो वो काम करते हैं, उनका बच्चा पढ़ता है, कुछ अच्छे बिजनेस करना चाहता है तो वो करता है, और नहीं कर पाता है तो उसका ऑलरेडी एक सेटल्ड प्लेस है जहाँ वो आके और अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। हमारी और आपकी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही सोच के मैंने जॉब से क्विट किया और अभी स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए स्वरोजगार ही सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कहना है कि जो बिजनेस एक बार सेटल्ड हो जाती है, वो जो उनके बच्चे होते हैं उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, या जॉब फाइंडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती है। देखिए, मेहनत तो सब जगह चाहिए। अगर जो मैं अपने दिल्ली के एक्सपीरियंस की बात करूं तो दिल्ली में मैंने 2-3 चीजें सीखी है और देखी है, और जो लोग दिल्ली रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग इसका अनुभव खुद से किए होंगे। दिल्ली में एक कल्चर है कि जो लोग भी जॉब करते हैं वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ उनका फैमिली बिजनेस होता है या कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। देखिए हमारे साथ क्या होता है, हम लोग मिडिल क्लास है, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फैमिली ने कहीं से लोन लिया या जमीन बेची, बहुत सारी चीजें, XYZ से पैसा इकट्ठा हुआ। पढ़ाई भी बिना मेहनत के नहीं होता। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आपको ब्रेड एंड बटर के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब दूसरे पे क्या आते हैं कि कुछ भी आया, जैसे कोरोना आया, बहुत सारे लोग की नौकरी गई, फिर क्या करें? आपके पास ऑप्शन क्या है? सेविंग खाओगे या फिर दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, आपके पास घर बैठना है, रोना है। लेकिन देखिए 2-3 चीजें समझनी है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। जितने लोग खेती का वैल्यू जानते हैं और उनसे ज्यादा खेती का वैल्यू शहर वाले जानते हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अडानी सेब की खेती के लिए जमीन खरीद रहे हैं, ऐसा वैसा। तो देखिए, जो लोग बिजनेसमैन है वो लोग कभी ऐसा ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ से उनको रिटर्न नहीं मिले। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे सस्ता फूड इंडिया में मिलता है। अमेरिका में अगर देखा जाए, इंडिया यूएस की बात करें तो मैक्सिमम लोग जो जॉब करते हैं या फिर जो पैसा कमाना चाहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उनका ड्रीम होता है कि भैया हम फॉरेन जाए, यूएस में सेटल हो। यूएस में नॉर्मल एक
बंदे की अगर सैलरी जनरल लगा लें तो 4 से 5 हजार डॉलर होती है, वो 1 महीने की सैलरी में अपना खाना भी खा लेता है और एक आईफोन भी खरीद सकता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एक बंदे की सैलरी 25,000 रुपए होती है, मान लीजिए एवरेज, वैसे तो 20-22 ही एवरेज होता है, और बिलो भी रख सकते हैं उसको। बिलो रख सकते, एवरेज की बात करें तो वो बंदा अब 1 साल पेट काट के अगर पैसा बचाता है ना, तब आईफोन खरीदता है जी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि खाना कितना महंगा है जी। और हम लोग लकी हैं, वर्ल्ड के सबसे फर्टाइल एरिया में हमारा मतलब जन्म स्थान रहा, हम यहाँ पे हैं, तो इस चीज का वैल्यू हम नहीं समझ पाते। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर जी। अगर जो आज से 4-5 साल पहले आप जाते हैं तो खाना सॉरी गेहूं चावल ये सब आधी कीमत पे मिलती है जी। 4 साल में डबल हो गया। हाँ, एमएसपी बढ़ी सरकार के द्वारा, एमएसपी बढ़ी, वो किसानों के लिए फायदेमंद हुआ, लेकिन जो बायर है, देखिए 2 चीज होता है दुनिया में, जितने लोग हैं सभी कुछ ना कुछ बाई करते हैं, कुछ ना कुछ सेल करते हैं, वो सेल्स करे या सर्विस करे, तो यही प्रकृति का नियम है ना, ऐसे ही प्रकृति चलती है और दुनिया चलती है। तो जिन्होंने जमीनें बेची एक सुख सुविधा के लिए या किसी कारण से, अगर जो खेती करते रहते ना तो उनको सुख सुविधा भी मिल जाती और आपको जो उनका खेत है वो भी बचा रहता है। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास स्वरोजगार नहीं था जी। अगर जो आप देख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सब्जी लोगों के दिमाग में लगा रहता है कि भाई साहब एक कंपनी आएगी ऑनलाइन और सारा सेटअप खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। कुछ हद तक है, क्योंकि हमारी जो लोकल मार्केट है उन्होंने अपना बिजनेस का स्ट्रेटजी अपग्रेड देखिए, बदलना अलग चीज होता है और अपग्रेड करना समयानुसार अलग चीज होता है। समयानुसार एडॉप्शन की नीति, जो स्वावलंबी रोजगार स्वावलंबन से जुड़े हुए थे, स्वावलंबी थे, उन्होंने एडॉप्शन की नीति को अपनाया नहीं। हाँ, तो देखिए एडॉप्शन क्यों होना है वो चीज समझना है। आप एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं आ रहा था, आज का सुबह न्यूज़पेपर भी देखा, कल्याण ज्वेलर्स बोर्ड लगा हुआ है चारों तरफ। हाँ, लोग के दिमाग में क्या आता है, गोल्ड बाई करना है या कुछ भी ऑर्नामेंट्स गहने बाई करना है, कल्याण ज्वेलर्स ऑथेंटिक है। हमारे पास में लोकल बहुत सारे सुन आ रहे हैं, यहाँ से अगर पटना की बात करें तो पटना में 1000 से ज्यादा दुकानें मिलेंगी। हाँ, लेकिन चल सबका रहा है, लेकिन वो कल्याण ज्वेलर्स के जैसा खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्वालिटी बनानी होगी, एडवर्टाइजमेंट बनानी होगी। अब बिजनेस की बात करें तो मैं अपना जो रिसर्च कर रहा था अपनी कंपनी के लिए, तो उसमें मैंने पाया कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनका उतना बजट ही नहीं होता है कि वो ऐड कर सके। बड़ी कंपनी उसका फायदा उठाती है, इतना ऐड करती है कि छोटे बिजनेस दब जाते हैं। हाँ। और उनको मजबूरन XYZ बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना पड़ता है। हाँ। जैसे कि ऑनलाइन कंपनी जो ब्रोकरेज वाला सिस्टम आप देख ही रहे, लेकिन लोग को समझना होता है कि ब्रोकरेज सिस्टम में दिखता अलग है और महंगाई इसी कारण बढ़ती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ रोकते हुए दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं। ये बिहार की धरती शिक्षा के लिए बहुत जानी जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन अगर पिछले कुछ दशक की बात करूं, मैं पिछले 20-22 साल 25 सालों की बात करूं, तो बिहार पलायन के लिए जाना जाता है। तो इस पलायन की सोच को स्वरोजगार कैसे दूर कर सकता है और आपके इसमें क्या रोल रहने वाली है? देखिए, एक सिंपल वर्ड में आप समझिए कि जब तक हम पढ़ाई नौकरी के लिए करेंगे ना, तब तक पलायन जारी रहेगा, क्योंकि हमारा पढ़ाई करने का मोटिव अलग है। जब हम पढ़ाई शिक्षा के लिए करेंगे ना, एग्जाम्पल आप सामने है। एक मैं पिछले 2 हफ्ते पहले की न्यूज बता रहा हूँ, आज तक में ही आर्टिकल था। मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसमें टोटल 1200 के आसपास लोग हैं, उसमें 600 यूट्यूबर है। हाँ, और सबका एवरेज मंथली अर्निंग 50 to 60,000। हाँ, अब बिहार की बात करें तो बिहार से जो लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं उनका क्या सैलरी होता है? जो दुबई जाते हैं उनकी सैलरी 32,000 के आसपास एवरेज होती है। मैं HR बैकग्राउंड से रहा हूँ तो मुझे पता है, मैंने कुछ लोगों को फॉरेन में भी प्लेस किया था जी। तो एक बंदा घर बैठे हुए वो आपका आसानी से 50,000 यूट्यूब से कमा लेगा। हाँ, क्योंकि उसके पास नॉलेज है जी। उसने जो पढ़ाई की है, उसने भी जॉब सोच के ही पढ़ाई की है, लेकिन उसके पास नॉलेज है, उसको पता है कि यूटिलाइज करना कैसे है। और सबसे बड़ी चीज यही सीखने को मिलती है। अगर जो आप पलायन रोकना चाहते हैं तो शिक्षा को इस आधार पे लाना होगा कि लोग शिक्षित होने के लिए पढ़े जी। एक शिक्षित बंदा कुछ भी कर सकता है। जितने लोग जो पटना में जितनी भी बड़ी कंपनी है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपके सामने जी। बीकानेर का भुजिया आपने सुना होगा। हाँ, ठीक है। आप हल्दीराम फेमस है, वर्ल्ड फेमस है जी। पटना में 2-3 ऐसे भी है, जैसे शांतिलाल हो गया, हरिलाल हो गया। पटना के बाहर आपको नहीं दिखेगा, पटना का लोकल सेटअप है। हाँ,
एक शिक्षित बनने ने उसकी शुरुआत करी, और पटना में ये जो वर्ल्ड क्लास है ना, इनको ये आसानी से टक्कर दे रहा है। मैं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने हरिलाल की परिचर्चा की, तो मैं उस पर जोड़ना चाहूंगा, एक आदित्य विजन भी आप जानते हाँ, होंगे। आदित्य विजन, और जो एक बिहार के बंदे ने स्टार्ट किया, और आज बिहार, यूपी और झारखंड का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेल करने वाला शॉप है, और सबसे ज्यादा उनके सेंटर्स हैं जहां से लोग परचेज कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। तो देखिए वही चीज है, शिक्षित और एक नौकरी पाने के लिए जो पलायन से आपका कंसर्न है, तो पलायन रुक एक ही शर्त पे रुक सकता है कि आप शिक्षित हो। जैसे मैं अपनी बताऊं एचआर फील्ड की, तो बाईपास में भी तो 500 से ज्यादा लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, इनके वेयर हाउस और सारी चीजें हैं जी, लोग यहीं के काम करते हैं। हाँ। लेकिन उसको रन करने वाले दिल्ली मुंबई की कंपनीज हैं। क्या यहाँ के लोगों में काबिलियत नहीं है? है। यहीं के लोग हैं, वो दिल्ली मुंबई बैठ के यहाँ को रन करते हैं। जी, तो देखिए ये एक दिन का चीज नहीं है, इसके लिए 10 को लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। जी। आप शिक्षित रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए बिजनेस है, बिजनेस में 10 में 5 से 6 लोगों का नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिस्की है। लोग इसलिए पलायन करते हैं, जॉब में इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ रिस्क नहीं है। नुकसान हुआ किसका हुआ? कंपनी का हुआ। उनका क्या गया, दूसरी नौकरी के लिए फिर चले जाएंगे। एक निश्चित सैलरी उनको मिल जाती है, जिसमें वो जीवन यापन करने में सक्षम हो। उनको बस उससे ज्यादा मतलब नहीं। जी, लेकिन बिजनेस में नुकसान हुआ किसका हुआ? आपका हुआ। आपका हुआ, तो वहाँ आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो नुकसान कब होगा? नुकसान प्रॉफिट में कब आएगा? जब आप शिक्षित होंगे, आप मेहनती होंगे, आपके पास 10 रुपए हैं, आपको कहाँ लगाना है, कब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी सोनपुर मेला शुरू होने वाला है जी। सोनपुर मेला मैं पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, उसके पहले मैं बचपन में ही गया था। सोनपुर मेला आप जाएंगे तो देखेंगे मेरठ, दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लोग आते हैं, सेल करते हैं। यहाँ के कितने लोग होते हैं? यहाँ के लोग चाय पकौड़े ही बेचते हैं। हाँ। बाकी सामान बाहर कहीं होता है। बाहर कहीं। क्यों? यहाँ हमारे यहाँ जब हम खड़े हैं, यहाँ से अगर पाली में जाते हैं तो वहाँ सॉरी बीटा के पास एक जगह है प्रयोग, वहाँ पे बर्तन का बहुत बड़ा पित्तल का नगरी बोला जाता है। बाहर से लोग आते हैं जी। लेकिन सोनपुर में आपको प्रयोग के साथ साथ बाहर का भी मिलेगा। तो जैसे आप सिंपल समझिए ना कि बाहर के, जैसे मेरठ का कोई प्रोडक्ट फेमस है, वहाँ कहीं का ताला फेमस है, अलीगढ़ का, तो प्रयोग का जो बर्तन है वो पूरे वर्ल्ड में कितना फेमस है। हमें नहीं लगता कि बिहार से बाहर उनकी कुछ एबिलिटी होगी, उपलब्धता हमें नहीं दिख रही है। यही हमारी कमी है। तो इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? मैं छोटा सा एक उदाहरण पूछूं, अगर प्रयोग की या कोई भी प्रोडक्ट सपोज कीजिए कि बिहार के हैं, तो उसमें हाजिर है .com उसकी व्यापकता को कैसे बढ़ा सकती है? देखिए इसके लिए हमने एक रिसर्च किया जी। अपने डोमिनोज पिज्जा और बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं पिज्जा के बहुत सारे मल्टी चेन रेस्टोरेंट का नाम सुना होगा। बीच में एक फेमस है MBA चाय वाला। हाँ। बहुत सेम हमने एक प्रशांत पिज्जा के साथ काम किया। 2000 में हमने शुरुआत करी थी और छपरा से हमने शुरुआत करी थी। उस समय उनका एक रेस्टोरेंट था। अभी पूरे बिहार में पटना, छपरा, वैशाली 3 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है और अभी 7 रेस्टोरेंट है। 7 रेस्टोरेंट 3 साल की उपलब्ध। हाँ। तो आप समझिए कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से एक्सपेंशन है, उस हिसाब से आपको एक मल्टी मतलब जैसे बाकी डोमिनोज है, इन सब जैसी कंपनी वो बनेगी। ऐसा मुझे विश्वास है क्योंकि 3 साल की तरक्की आपको सामने दिख रही है। अब उस बंदे का आप देखिए शिक्षित होना क्यों जरूरी है? आप ये काम कर सकते हो नहीं, मैं कर सकता हूँ नहीं। हमें सबसे पहले समझना होता है कि हम क्या कर सकते हैं जी, और हमें कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए जी। ठीक है। और हमारा जो हाजिर है उसमें हाजिर है का रोल क्या था? हम लोकल को लोकल में प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं 2-3 पहले बेगूसराय में ट्रेवल कर रहा था किसानों के बीच जी। तो किसान भाइयों में मुझे पता चला कि देखिए पटना में, हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में बिस्किट की बहुत सारी फैक्ट्रीज है। हाँ है। ठीक है। बिस्किट में मक्का यूज होता है जी। तो कोलकाता के जो बिजनेसमैन है वो लोग दरभंगा से मक्का खरीदते हैं। वर्ल्ड में टॉप 4 में हम लोग आते हैं मक्का उत्पादन में। हाँ। बिहार की अगर बात करें जी जी जी, तो वो ले जाते हैं यहाँ से, फिर कोलकाता में स्टोर करते हैं और उसके बाद वो फिर वापस बेच देते हैं आपको मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में जो भी फैक्ट्रीज है उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है। अब सोचिए कि ले जाने का कॉस्ट, स्टोर करने का कॉस्ट और वापस आने का कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया जी। प्रॉफिट तो बंदा कुछ ना कुछ लिया होगा, बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेस करता नहीं है। कोई नहीं करता। ठीक है जी। तो समझिए कि मान लीजिए 10 रुपए का चीज है तो वापस 15 रुपए में आ रहा है। सामान किसका? हमारा।
सेम आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। एक गोरखपुर के हमारे किसान भाई हैं, बड़े भाई हैं, सतीश जी हैं, वो काले चावल का बिजनेस करते हैं। और काले चावल आप किसी बड़े शॉप में जाइएगा ना, आपको 600 से 800 रुपए केजी का पैकेट मिलेगा। हाँ, लेकिन किसानों से खरीदिएगा ना तो 200, 250, 150, 200, 250 में मिल जाएगा। उसमें फर्क क्या है? क्या वो कंपनी चावल उपजा रही है? नहीं, वो बस पैकेजिंग कर रही है। पैकेजिंग एंड मार्केटिंग है। हाँ, उसका ब्रांड बिक रहा है। बस तो जो भी लोकल लघु उद्योग है, जो भी है, उसको हाजिर ब्रांड बनाने में हेल्प करें, हमारा यही मकसद। तो आपकी स्टार्टअप, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपकी हाजिर है .com पर विस्तृत रूप से। तो ये स्टार्टअप की सोच कब आई थी और ये स्टार्टअप किन किन फील्ड में काम करेगी, हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, ये स्टार्टअप का सिंपल सा थॉट है, लोकल्स को लोकल में प्रमोट करेगी और लोकल्स को ग्लोबल प्रमोट करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हमारा सोच आया था 2020 में, जब मैं उस समय स्विगी में वर्किंग था। तो मैं उस समय देखा कि कॉर्पोरेट में एक्चुअली मेरा जो करियर रहा है स्टार्टअप्स में ही रहा है। मैंने बहुत सारी कंपनी, फ्लिपकार्ट हो गया, मैट्रिमोनी, आपका जो वो, इन सब में काम किया है, जो कि ऑनलाइन स्टार्टअप है। फिर आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि जितने भी रिटेल है वो परेशान होते हैं, ऑनलाइन आके हमारा धंधा खा रहा है जी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डाटा देखेंगे आप तो 8% धंधा ले जाना है। तो कोई हमारा धंधा कब खाएगा? जब हम अपने धंधे को ढंग से नहीं करेंगे तब। सिंपल है। हाँ। क्योंकि बायर हम है, खरीदने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। और बेचने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। और सामान किसका है? हम ही लोग का है जी। सिंपल सी बात है। तो आप जितनी ऑनलाइन कंपनीज की बात करें, वो काम अच्छा करती है और पब्लिक को सपोर्ट देती है, पब्लिक को सहूलियत मिलता है और सर्विसेज के लिए चार्ज करती है और बीच में ब्रोकरेज देती है। हाँ। लेकिन 2-3 चीजें, अगर ऑनलाइन की बात करें तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, पता नहीं सही है कि गलत है। ऑनलाइन की शुरुआत हुई थी यूएस में विकलांग लोगों के लिए, कि जो लोग विकलांग हैं उनको घर पे सर्विस चाहिए, तो वो ऑर्डर करते थे और इसीलिए उनको डिस्काउंट दिया जाता था। लेकिन अभी का सिस्टम अलग है। एक अमेजोन पे मैं देख रहा था, अमेजोन पे आपको एक अभी बिग बिलियन डे अपने देश में, एक प्रोडक्ट में था 85% डिस्काउंट। मैंने कॉल लगाया, मैंने उनको बोला कि आप लॉस में बेच रहे हो क्या? तो बोला कि नहीं। मतलब पहले 15 रुपए का सामान आप 100 रुपए में बेच रहे हैं। आप प्राइस का वैल्यूएशन कैलकुलेशन समझ ये जो ऑनलाइन है, ये हमारे साइकोलॉजी से खेलते हैं, हमारी मानसिकता के साथ। हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसका उचित मूल्य क्या है। तो मैं उस समय देखा, फिर मेरा भी प्लान था बिजनेस करने का, तो मैंने कहा कि कुछ नया क्यों ना किया जाए। देखिए, बिजनेस बहुत कष्टदायक होता है, इसमें कोई बुरा नहीं। बहुत मेहनत चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है, लगे रहना पड़ता है। आपका एक पैर फिसला तो हम लोग तो मिडिल क्लास है, संभालने के लिए कोई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो ये सब सोचते हुए मैंने कहा क्यों ना कुछ किया जाए। क्योंकि देखिए, 2-3 चीजें, पटना, दिल्ली, मुंबई, ये फर्क क्या है ना, दिल्ली मुंबई में बहुत सारी कंपनी है जो लोकल को प्रमोट कर रही है, मतलब बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनी, लेकिन पटना नहीं आ पाती है। पटना क्या, अब छोटे शहरों की बात कर ले, मसौरी हो गया या फिर आरा हो गया, यहाँ उन लोगों का प्रेजेंस नहीं है। जो कंपनी है, जैसे स्विगी का सपोर्ट है पटना में, जोमेटो का है, फ्लिपकार्ट, ये है, बहुत सारी है। लेकिन मैं जब ग्राउंड पे रिसर्च कर रहा था तब बहुत सारे लोगों से बात पता चला कि सॉरी, वो लोग ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से सामान सेल करते हैं, उनका सेल भी बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, कंपनी से सपोर्ट है बिजनेस करने, लेकिन उनका बिजनेस लॉस में है। अब लॉस में क्यों है? क्योंकि 25 से 30% ब्रोकरेज ले लेती है ऑनलाइन कंपनियां। तो 30% ब्रोकरेज उसका नहीं है, 30% महंगा कस्टमर को भी मिल रहा है। महंगाई सरकार ने नहीं आके बढ़ाया जी, भाई सामान आपका है, बना आप रहे हो। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अगर तो कोई, जैसे मैंने लड्डू बनाया तो मैंने आपको बोला कि भैया 5 रुपए का है, आपने बोला कि ऑनलाइन के माध्यम से, तो हो गया 7 रुपए का। तो जो बंदा ऑनलाइन लिया तो 7 रुपए लिया, उसने क्या किया कि 10 रुपए प्राइस रख के बोला कि भैया 30% डिस्काउंट है, हम 7 दे रहे हैं। लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस क्या है? 5 रुपए। मिल रहा कितने में चाहिए? 5 रुपए। अब जो खरीद रहा है उसको तो लगेगा ना यार, 5 रुपए का मिल रहा था, अब तो 7 का मिल रहा है, यानी कि लॉस किसका है? जो खरीद रहा है उसका, जो बेच रहा है उसका भी लॉस है। क्योंकि उसको लोकल लोग कह रहे हैं यार सामान का दाम बढ़ा दिया। एक तो सोसाइटी का लॉस है, दूसरा लॉस क्या है उसका
कि सॉरी, आपका वो ऑनलाइन के भरोसे चला गया, उसका खुद का जो ब्रांड था पहले बना हुआ वो खत्म हो गया धीरे धीरे। साउथ की एक मूवी मैंने देखी थी, वो थोड़ा सा डिटेल होगा, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। एक तेल कंपनी का एग्जाम्पल देकर कि एक तेल कंपनी आई और उसने लोगों को बोला कि तेल मुझे बेचो, और वो अपने नाम पे फिर बेचना शुरू किया। फिर बोला भाई इस प्राइस में देना है तो दो, नहीं तो नहीं करेंगे। सेम चीज ये ऑनलाइन में हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जो शुरुआत है ये आपको महंगाई को 10% कम करेगा जी। ठीक है, जहां तक मेरा अंदाजा है, बाकी तो मार्केट में उतरने के बाद पता चलेगा। दूसरी चीज है कि अगर जो आपका कोई शॉप है तो आपके शॉप की ब्रांडिंग होगी, ना कि आप ऑनलाइन के नाम से। जैसे आज हम ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, भाई ऑर्डर कर लो, कहाँ से कर लो, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न। और तो इन चीजों को हमें समझना होगा कि आखिर रियलिटी क्या है, किसी चीज का उचित दाम क्या है जी। सोनपुर मेला का एग्जाम्पल दिया आप, दशहरा देख रहे हैं, भी स्वरोजगार का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आप जानते हैं धनतेरस आने वाला है, तो बायर्स का क्या है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, यहाँ से लेकर पूरे पटना में ना बड़ी कंपनी के बोर्ड लगे हुए, छोटी कंपनी अपना दुकान के सामने ही लगा रखा है। उसके पास में बजट है और ना ही उसके पास कोई ऐसा सिस्टम है जी। वही सिस्टम हम ला रहे हैं जी, और वही सिस्टम इन लोगों को ग्रो होने में हेल्प करेगा। हमारा मेन मोटिव यही है। बाकी आपको दीपावली के बाद हम लॉन्च करेंगे इसको, और हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ब्रोकरेज फ्री होगा, तो किसी से चार्ज नहीं लेंगे हम। मैं एक आप लोगों को एक मतलब अपने तरफ से एक हिंट्स देना चाहता हूं कि जो इनका हाजिर है .com, उस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी दुकानदार, कोई भी सेलर अगर अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उन्हें कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मतलब उनकी ब्रांड की इवैल्यूएशन, ब्रांड की बिल्डिंग भी होगी और उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, हाजिर है .com, जो स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर यहाँ के लोगों की मानसिकता उस अनुसार बदलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणव सरन जी, जो आप हमारे युवा संवाद में आप आए और अपने डिटेल्स में पूरा चीज को बताया, जो युवा कैसे स्वावलंबन की दिशा में बढ़ सकते हैं, कैसे शिक्षा को कुशलता के लिए बनाना पड़ेगा ताकि कुशल एवं शिक्षित व्यक्ति का निर्माण हो सके। देखिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जी, कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है जी। हमारे यहाँ पे ना हम लोग दूसरों को देखा देखी करते हैं, वो बंदा ये कर रहा है तो ये बन गया तो हम भी वही करें। देखिए भगवान ने सबको अलग बनाया, आपको अलग बनाया, मुझे अलग बनाया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। तो अगर जो हम खुद की कैपेबिलिटी जाने, हम किस लायक है और क्या कर सकते हैं, और खुद पे इन्वेस्ट करें ना, तो ये जो पलायन है ये भी रुक सकती है और कुछ बेहतर रिजल्ट आ सकता है। मतलब अगर डिजिटल भाषा में मैं बोलूं, लास्ट लाइन है ये हम लोगों का कि कट, कॉपी और पेस्ट की श्रेणी से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। बने रहे युवा संवाद में, और हम लोग लगातार चर्चा करेंगे ऐसे तमाम विषयों के ऊपर में जो बिहार को श्रेष्ठ बना सके, सक्षम बना सके और आपको दक्ष बना सके। नमस्कार, जय हिंद। जय।